हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट यूपीएससी एस्पिरेंट में। तो आप लोग कैसे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी फिज़िकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल को कवर किया है और मैंने इस पर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना ये नोट्स शेयर करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ये अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ ज़रूर इस नोट का फ़ायदा उठाइएगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर और यूपीएससी सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, फ़िलहाल ये सब टॉपिक्स तो उतने नहीं दिए हुए हैं हूबहू, लेकिन जो प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखेंगे पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो इसमें इन सारे टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट है, ये सब हमारे यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है इन सब से। तो आप लोग को ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भी कहीं से भी लिख लिया रैंडमली। तो मैंने इन सब का ध्यान रखते हुए कि सिलेबस देखूँ, प्रीवियस ईयर देखूँ, उसके बाद नोट्स तैयार करूँ। तो मैंने नोट्स बनाया हुआ है सटीक और सुव्यवस्थित। आप लोग मेरे नोट्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने अपने रिवीजन को, एनसीईआरटी के रिवीजन को आसान कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने इस नोट को आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, पृथ्वी की उत्पत्ति। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने सन 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। इसमें कहा उन्होंने कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवावस्था से जुड़े पदार्थों के घूमते बादलों से हुआ था। फिर इसमें संशोधित नेबुला परिकल्पना आई। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें संशोधन किया, जिसमें से थे आटो शिम्ट महोदय, रूस से थे ये, और कार्ल बिजास्कर, ये जर्मनी से थे। इन दोनों जन ने बताया कि सूर्य सौर नेबुला से घिरा हुआ है, जिसमें अधिकांशतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण होते हैं। कणों कणों के घर्षण और टकराव के कारण बनता है। ठीक है, तो ग्रहों का निर्माण अभिवृद्धि की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एसिरेशन के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मैंने जो भी हेडिंग लिखे हैं वो सारे एनसीईआरटी के हेडिंग से सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं, कि ताकि हमारा कुछ भी छूटने ना पाए। ये ना हो कि एनसीईआरटी को मुझे फिर से पढ़ना पड़े। ठीक है, अगर ये नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे, इस नोट से आप लोग अपना रिवीजन, आप लोग ये विश्वास कर मान कर चलिएगा कि मैंने एनसीईआरटी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, 8-8 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, ताकि हम लोग बिना बोर हुए पूरा अपनी एनसीईआरटी कवर कर लें। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। कौन सा सिद्धांत था? बिग बैंग सिद्धांत। इस विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्टिंग में इसलिए भी पढ़नी पड़ती हैं कि हमारा बेसिक जो समझ है वो डेवलप हो। ठीक है, और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उसकी संरचना आदि चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग अपने एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता हो बिग बैंग थ्योरी ही आ जाए, लेकिन अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो उससे रिलेट करते हुए हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे आसानी से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले समस्त पदार्थ एक छोटी गेंद विलक्षणता के रूप में एक ही स्थान पर मौजूद थे। अब बिग बैंग लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व के समय छोटी गेंद का विस्तार अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। ठीक है, जब ये तीव्र गति से हुआ तो इसमें अत्यधिक विस्तार हुआ, और विस्तार के परिणाम स्वरूप क्या मिला? बिग बैंग की घटना की वजह से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान में तकरीबन 4500 केल्विन तक की कमी दर्ज की गई। ठीक है, और परमाणु तत्वों का निर्माण हुआ इस अत्यधिक विस्तार के कारण। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तारों और ग्रहों का निर्माण। अब इसमें क्या बताया गया था? प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का असमान वितरण। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
घनत्व में अंतर की वजह से पदार्थ समूह में एकत्रित हो गए। ठीक है, जो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जितने भी घनत्व में अंतर था वह पदार्थ के समूह में एकत्रित हो गए थे गुरुत्वाकर्षण के कारण, और समूहों ने असंख्य तारों वाली आकाशगंगाओं को आधार बना लिया। ठीक है, इन समूहों ने। और फिर आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस के, अब हम लोग अब ये भी जानना जरूरी है ना आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस के बादलों से बनी, जिन्हें नेबुला या फिर निहारिका भी कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेबुला ने सघन गैस के स्थानीय समूहों का विकास किया। नेबुला ने क्या किया? सघन गैस के स्थानीय समूहों का विकास कर लिया। अब गुरुत्वाकर्षण बल, सघन गैस के समूह लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों के रूप में विकसित हुए। जब उन्होंने इन सारे स्थानीय समूहों को विकास कर लिया, उसके बाद क्या परिणाम निकला? इन सब ने तारों के रूप में ये सब परिवर्तित हो गए थे। गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा एक कोर बनाता है। ठीक है, गैस के बादलों द्वारा संघनित होकर छोटी गोल वस्तुओं का निर्माण किया। अब गोल वस्तुएं एक साथ चिपक जाती हैं और ग्रहीय पिंड का निर्माण करती हैं। ये सारा प्रोसेस है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तारे और ग्रह कैसे बने हैं। ये सारा प्रोसेस दिया गया है। टकराव और गुरुत्वाकर्षण की वजह से छोटे ग्रह बड़े पिंडों में मिल जाते हैं। अब बड़े ग्रहीय पिंड ग्रहों का निर्माण करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब जो बड़े बड़े ग्रहीय पिंड हैं वो ग्रहों का निर्माण करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। तो इस तरह से तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ था। अब हम लोग तारे और सौर परिवार पढ़ेंगे। इसको पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे इस वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। हमें आसमान में जो कुछ भी दिखाई देता है, उदाहरण के लिए चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, सब कुछ क्या है? ये सब खगोलीय पिंड है। अगर हमसे कोई प्रश्न करे कि खगोलीय पिंड क्या है, तो जो भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड। अब चंद्रमा और उसकी कलाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.3 दिन में पूरा करता है। हम इसे आमतौर पर एक माह मानकर चलते हैं। ठीक है, जिसमें 15 दिन तक चंद्रमा घटता जाता है और 15 दिन चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। आप लोग इस पे देखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रमा के ऊपर। जो उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है और 15 दिन चंद्रमा पूरी तरह से हमें गोल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, अब अमावस्या और पूर्णिमा अगर हमें से कोई पूछे तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि अमावस्या किसे कहते हैं और पूर्णिमा किसे कहते हैं। चंद्रमा के इस घटते और बढ़ते क्रम को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ खुरदरा और धूल भरा है और ना ही चंद्रमा पर कोई वातावरण है। ठीक है, ये चीज़ जाननी जरूरी है। चंद्रमा पर पृथ्वी के समान ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। फिर उसके बाद 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। तो ठीक है, अब हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इस नोट्स को आगे लेकर चलते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।